यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश भर में नवरात्रि मनाई जा रही है। सनातन परंपरा के मुताबिक अलग अलग शहरों में मां दुर्गा के लिए पूजा पंडाल सजे हुए हैं। सनातन आस्थावानों के लिए नवरात्रि के साथ ही त्योहारों की पूरी श्रृंखला शुरू होती है। दीपावली तक रामलीला, मेले, त्योहारों और पूजा पाठ का दौर चलता है। मतलब पूरा महीना ही पवित्र माना जाता है। जब देश की बहुसंख्यक आबादी अपने धर्म, आस्था और परंपरा से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त है, तब क्या इन त्योहारों में विघ्न डालने की कोशिश हो रही है? क्या जब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसे रोकने का प्रयास हो रहा है? क्या अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है? क्या जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? क्योंकि एक अलग ही नैरेटिव तैयार हो रहा है। कानपुर में एक पोस्टर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, भाई वो पूरे देश में फैल गया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर देश के अलग अलग शहरों में भीड़ सड़क पर आ जा रही है। हंगामा काटा गया, सर तन से जुदा के नारे तक लगा दिए गए। कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं से लेकर वोट बैंक वाले नेताओं ने तो अपने अपने कोने पकड़कर इस हंगामे में और आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। कुछ चेहरे ऐसा माहौल बनाते दिखे कि नरेंद्र मोदी के राज में जैसे मुसलमान आई लव यू मोहम्मद भी नहीं बोल सकता। पोस्टर लगा दिया तो गुनाह हो गया मुसलमान के लिए। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या फिर विघ्न डालने के प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाए हुए हैं, रिफॉर्म पे रिफॉर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलग ही बवाल मचा जा रहा है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में बात हंगामे और उकसावे के पीछे के इसी नैरेटिव की, और बताऊंगा कि क्यों देश के सभी वर्ग को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। उठा है हंगामा तो दरियाफ्त कर, मुल्क में ये हवा चली कहां से है? गुबार उठ रहा है चारों तरफ, पता कर जरा आग जली कहां से है? पोस्टर के जवाब में पोस्टर, नारे के जवाब में नारे, गजब ही माहौल हो गया देश के कई शहरों में। सवाल यह है कि क्या पोस्टर लगाकर नवरात्रि के त्योहार में बाधा डालने की साजिश हुई? क्या कुछ नेताओं ने उकसाने भड़काने की कोशिश पूरे मामले में की? क्या सिर तन से जुदा वाली गैंग पवित्र नारे को आगे कर अलग खेल खेल रही है? पहले कानपुर, फिर उन्नाव, उधम सिंह नगर, वाराणसी और मुरादाबाद जैसे बवाल करने का पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया गया। शोर ऐसा मचाया गया कि जैसे देश के भीतर आई लव मोहम्मद कहने पर एक्शन लिया जा रहा हो। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में भी आई लव मोहम्मद वाली लाइन पर खूब हंगामा हुआ। कानपुर की एक छोटी सी घटना को लेकर जिस तरह से पैन इंडिया एक लहर उठाने की कोशिश हुई, उसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम कुछ और ही चल रहा है? क्योंकि एक जगह नहीं, कई जगहों पर ऐसे प्रदर्शनों के दौरान सिर तन से जुदा के नफरती नारे भी खूब लगे। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हवा यही बनाई गई कि यूपी में आई लव मोहम्मद बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बरेली में तो मौलाना तौकीर रजा पूरे मामले में सीधे सीधे धमकाने और उकसाने वाले अंदाज में नजर आए। सुनिए जरा। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर रखकर मुकदमा कर देते हो। इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो? जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो क्या मौलाना तौकीर रजा के ऐसे बयानों का असर था जो बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुआ?
अराजक भीड़ ने सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बरेली में हुए पथराव में करीब 22 पुलिस वाले घायल हुए। कई पुलिस वालों को फायर आर्म्स इंजरी हुई, यानी हिंसा और पथराव के दौरान फायरिंग भी की गई। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था, ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील किराए का, वहां से बरामद की गई है। हालांकि बरेली में पुलिस ने अराजक भीड़ पर एक्शन लिया और मोहब्बत के नाम पर नफरत की लाइन पकड़ने वालों को लाइन पर लाने का इलाज भी बखूबी किया गया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। यूपी में दंगाइयों को भाषा का व्यवहार असरदार तरीके से सिखाने का लंबा अनुभव योगी और उनकी पुलिस को है। जो भूल जाते हैं उनको निश्चित डोज यूपी पुलिस समय समय पर देती रही है। बरेली को अशांत करने के प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले कारकुनों से लेकर उनके मास्टरमाइंड यानी आका तक पहुंचने में फिलहाल पुलिस लगी है। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनके रिकवर किए गए हैं उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। बरेली में जो कुछ हुआ वो अनायास हो गया या किसी टूल किट को एक्टिव किया गया था, इसकी जांच पुलिस करेगी। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पर सवाल गंभीर हैं। सवाल रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरता के उस टूल किट को लेकर हैं जिसका इस्तेमाल देश को अस्थिर करने में टेरर आउटफिट करते रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि धर्म की आड़ में लोगों को, खास तौर पर युवाओं को भड़काने की कवायद की गई। अब जांच एजेंसियां सोशल मीडिया ग्रुपों की जांच कर रही हैं। इस खास पैटर्न में सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट युवा होते हैं। दरअसल पिछले दिनों देश की अलग अलग जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसे ही मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था जिसमें युवाओं को भड़काने की कवायद की गई। युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा पैदा करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ और जहरीले पोस्ट को बढ़ाकर मुसलमान युवाओं को रेडिकलाइज करने का खुलासा जुलाई के अंतिम हफ्ते में हुआ था, जब बेंगलुरु से गुजरात एटीएस ने शमा परवीन नाम की इस लड़की की गिरफ्तारी की थी।
वो शमा परवीन जिसके ऊपर भारत में अल कायदा ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल यानी AQIS की कमान संभालकर भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं। गुजरात ATS की जांच में खुलासा हुआ था कि शमा परवीन पाकिस्तानी जनरल मुनीर के गजवाए हिंद एजेंडे को भारत में फैला रही थी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोल रही थी। शमा ने मुनीर से भारत पर आक्रमण करने की अपील की थी। उसने कहा था कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को भारत में खिलाफत परियोजना को लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। खिलाफत यानी खलीफा का राज, शरिया राज। खुलासा यह भी हुआ था कि शमा परवीन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रेडिकलाइज करती थी और भड़काऊ पोस्ट करती थी। देश के लिए यह समय बहुत क्रूशियल है, इसलिए क्योंकि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि देश की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया जाए। भारत के सामने बाहर और भीतर दोनों तरह की चुनौतियां हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारी नासमझी का फायदा कोई दूसरा उठा ले। दोनों पक्षों को यह बात समझनी होगी। सोशल मीडिया पर सवाल तो यह भी पूछे जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो हंगामे और अराजकता में अपनी सियासत का टूलकिट खोज रहे हैं वो इसी कोशिश में है कि माहौल बिगड़े। भाई धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, उसका पालन करने का अधिकार सबको है, लेकिन सुनी सुनाई बात पर अग्रेसिव एक्शन ले लेना, देश के लिए सड़क, देश के खिलाफ आ जाना और अव्यवस्था के लिए यह सब ठीक नहीं है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया हो या समाज, दोनों ही जगहों पर बहुत सतर्क और संवेदनशील होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी टूलकिट का हिस्सा बन जाए। पीएम मोदी जब सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो कोई धर्म जाति देख के देते हैं क्या? सबके लिए है। पर ओवैसी, तौकीर रजा जैसे नेताओं और कट्टरपंथी मौलानाओं का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं और? क्योंकि वक्फ कानून संशोधन, 3 तलाक से लेकर CAA तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भड़काने उकसाने का दाव तो चला नहीं। तो क्या अब नई फील्डिंग सजाई जा रही है क्या? मुस्लिम युवाओं को बरगलाना, उन्हें उकसाना और फिर इस्लाम के नाम पर उन्हें अराजक भीड़ का हिस्सा बनाना, टेरर आउटफिट से लेकर ISI तक की नई मॉडस ऑपरेंडी बन चुका है। यूरोप के कई देशों में रेडिकलाइजेशन के जहर ने अपना काम किया है। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन जैसे देशों में तो कई स्तरों पर बदलती हुई डेमोग्राफी और धार्मिक उन्माद बड़ी चुनौती बन चुका है। तो वहीं इटली, स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड और बोस्निया जैसे देशों में भी रेडिकल ग्रुप्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं। I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. But you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. भारत के लिए चुनौतियां अलग हैं। 2014 में तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला खेल बिगड़ने के बाद कथित सेकुलरिज्म का राग अलापने वाले नेता बेचैन घूम रहे हैं। लेकिन तब से ही कट्टरपंथी जमातों ने ये राग अलापना शुरू कर दिया था कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। चाहे योग हो, वंदे मातरम हो, भारत माता की जय जैसे नारे हो या हिजाब या फिर 3 तलाक कानून। ऐसे तमाम मामलों में कट्टरपंथी मौलानाओं ने अपने जहरीले फतवे देने शुरू कर दिए। ये नैरेटिव सेट करने की हर वक्त कोशिश रही कि मोदी और बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो क्या कट्टरपंथी मौलानाओं ने मोदी राज को मुस्लिम युवाओं और बच्चों को रेडिकलाइज करने के एक अवसर के तौर पर लिया? मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको?
कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? तो क्या असल मुद्दा नैरेटिव है? क्योंकि सच यही है कि कानपुर वाली घटना में जो एफआईआर दर्ज हुई वो किसी के आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने की वजह से नहीं हुई। ये बात खुद कानपुर शहर के काजी सरेआम बता चुके हैं। जो हुई आई लव मोहम्मद के नाम पर जो चर्चा चल रहा है, तो थोड़ा उसको हमने आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर तो नहीं है, बैनर फाड़ने के चक्कर में है एफआईआर, उसमें मैंने पढ़ी है, उसको तफसील से देखा है। ये बदगुमानी है लोगों को, और उसकी सफाई अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने भी मुझे दी है। लेकिन एजेंडाधारियों ने मुसलमानों को भड़काने वाली लाइन चुनी, माहौल को बिगाड़ने वाला पैंतरा चुना और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर खूब शोर मचा कि देश में मुसलमानों के आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर हो रही है। खुद को मुसलमानों का रहनुमा और हितैषी बताने वाले चेहरों ने मोर्चा संभाल लिया और भड़काने की भाषा का तबीयत से इस्तेमाल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। सियासी चेहरों ने अपने सियासी हुनर को आजमाते माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महबूबा मुफ्ती तो अलग ही लेवल पर पूरे बवाल को ले गई। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। ओवैसी की पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक विपक्ष बरेली की घटना की निंदा कर रहा है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार की तरफ से ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं सौहार्द सद्भाव से चलती हैं, घोर निंदनीय। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि पत्थरबाजी भी निंदनीय है। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि सर तन से जुदा के नारे लगाना निंदनीय है। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि बिना परमिशन लिए सड़क पर इतनी भीड़ का निकल जाना प्रदर्शन के लिए निंदनीय है। क्यों भाई? कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि आप आई लव मोहम्मद मत बोलिए, लेकिन आई लव मोहम्मद को बोलने के साथ साथ जुमे की नमाज के बाद भीड़ आए और उसका शक्ति प्रदर्शन की तरह इजहार करने का प्रयास करे, ये आरोप लगे, क्या वो ठीक है? क्या अखिलेश यादव को पुलिस पर पथराव करते लोग नहीं दिख रहे हैं? सिर्फ ये दिख रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अगर सब कुछ शांतिपूर्ण रहता तो ये नौबत ही क्यों आती? समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बरेली में जो कुछ हुआ वो सरकार के आदेश पर हुआ है। सुनिए एक बार। आई लव मोहम्मद लिखा, जो हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने पैगंबर इस्लाम सब के बारे में अच्छी बातें करते हैं कि हम इनके आई लव हिम। तो ये पूरे देश में या पूरी दुनिया में बात फैल गई, इसकी वजह शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अगर कोई चीज गैर कानूनी हो रही है तो पुलिस को उस पर नोटिस देना चाहिए, उस पर बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, केस करना चाहिए। लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज करना, मैं समझता हूँ ये बर्बरता है। अबू आजमी का ये बयान साबित करता है कि राजनीति के पैर उल्टे होते हैं। सवाल यह है कि जब भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही हो, पेट्रोल भरी बोतलें और कारतूस लेकर घूम रही हो, तो क्या पुलिस को उसे बुलाना चाहिए और बात करनी चाहिए? दिक्कत आई लव मोहम्मद से इस देश को कभी नहीं हो सकती। ये कट्टरपंथी भी जानते हैं कि भारत कोई इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन बात उन मुट्ठी पर फिरका परस्तों की है जो अपनी आदतों से, करामातों से और कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे। ये हाल और जुबान है उनकी जो कहते फिरते हैं कि बीते 11 सालों में उन पर बड़ी ज्यादती हो रही है, धर्म के नाम पर उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब अगर पुलिस इस जहरीले मौलाना पर एक्शन ले ले तो फिर फौरन विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाएगा।
जो वायलेंस की बात करता है वो कंडेमनेबल है, मगर अगर कोई पोस्टर उठा रहा है जैसा आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें बुरी बात क्या है भाई? लेकिन रैली से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोल दे। किसी के बारे में हो, हमारे एक बात बताइए, जितने जुलूस निकलते हैं मस्जिद के सामने जाकर प्रोवोकेटिव गाने लगाते हैं, आप लोग कभी चलाए? नहीं, ईमानदारी से आप हमको, हम लोग आपसे जुड़ी हुई खबर, हर समाज से जुड़ी हुई खबर चलाते हैं। हमारी छोड़ दीजिए, जितने रिलीजियस प्रोसेशन निकलते हैं हर बार मस्जिद के सामने खड़े होकर कितने बुरी तरीके से, जो एज पॉप के नाम से मशहूर है, बकवास किस्म के गाने लगाते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है, उस पर तो करिए कार्रवाई। ओवैसी कोर्ट बदल कर आए हैं, कैमरे के सामने कुछ और, मजलिसों में कुछ और। हिंसा की बात को निंदा योग्य बताने वाले ये वही ओवैसी हैं जिनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी सरेआम 15 मिनट वाली धमकी सियासी मंचों से उछाल चुके हैं। अगर देखें तो ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फॉर्मूला भी कुछ वैसा ही रहा है जो अराजकता में सियासी अवसर खोजता है। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काना, 3 तलाक को मुसलमानों के पर्सनल लॉ में इंटरफेयर बताना, CAA पर झूठ फैलाना, हिजाब मुद्दा मस्जिदों को खतरे में बताना, UCC पर झूठ फैलाना, उकसाना और सबसे अहम हिंदुओं से नफरत और पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल। सच यही है कि इस देश में आई लव मोहम्मद से किसी भी हिंदू को कम से कम ऐतराज नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी आक्रांताओं के दौर में भी उसने अपने धर्म की विनम्रता को नहीं छोड़ा, क्योंकि हिंदुइज्म में दुनिया को काफिर और गैर काफिर के बीच बांटने वाली कोई नफरती लकीर नहीं। तो क्या हिंदुओं का यही स्वभाव कथित सेकुलर पार्टियों के लिए सेकुलरिज्म का राग अलाप कर तुष्टीकरण का एजेंडा चलाने का रास्ता बन जाता है? भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। मैं फिर कह रहा हूं, देश के भीतर हर किसी को अपने धर्म को जीने, ईश्वर के प्रति आदर और प्रेम भाव रखने का पूरा अधिकार है और यह हमें संविधान देता है अधिकार, होना भी चाहिए। यही भारतीय संस्कृति की पहचान है और आज की थोड़ी है, सदियों पुरानी पहचान। हर हिंदुस्तानी को एग्जिस्टेंस की लाइन पर गर्व करता है। देश के बहुसंख्यक आबादी की सहिष्णुता दुनिया ने देखी है, लेकिन सर तन से जुदा वाला नारा, यह कौन सी भक्ति है, कौन सा प्रेम है भाई? इस पर गंभीरता से विचार उन लोगों को करना चाहिए जो ऐसी नफरती भीड़ के हिमायती बन जाते हैं। धर्म पूछकर गोलियां मारने वाले ऐसे ही नारों को अपनी ढाल बना लेते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। आपने सुना होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को यूनाइटेड नेशन में स्पीच दे रहे थे और स्पीच के अंत में उन्होंने ओम शांति ओम का उद्घोष किया। इंडोनेशिया वो देश है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। सुबियांतो खुद मुसलमान है, लेकिन कट्टरपंथ के सख्त खिलाफ है। भारत के अंदर के कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं को सुबियांतो से सीखना चाहिए बॉस, क्योंकि ओम शांति ओम कहना तो छोड़िए, कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको इस देश में जो वंदे मातरम तक मुंह से नहीं निकाल पाते। देश के कट्टरपंथी मौलानाओं और मुसलमानों को भड़काकर राजनीति करने वाले चेहरों को इंडोनेशिया के मुस्लिम राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से चिढ़ हो सकती है, क्योंकि सुबियांतो भले एक मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी धारा कट्टरपंथी जमात और उसके जहरीले सिर तन से जुदा हो जाने वाले फलसफे के बिल्कुल उलट है।
यूनाइटेड नेशन में अपने छोटे से भाषण में सुबियांतो ने मानवता से भरे दिलों को जीत लिया। We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace. Real peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. कट्टरपंथी जमात के कारकुनों के लिए प्रबोवो सुबियांतो की दोनों ही लाइन नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान में तो कुछ कट्टरपंथी मौलाना वंदे मातरम जैसे जय घोष को भी बोलने से साफ मना कर देते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया का हाल जरा अलग है। इस मुस्लिम बहुल देश में रामलीलाओं का मंचन होता है, और वो भी बड़े पैमाने पर। 1973 में पहली बार इंडोनेशिया ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किया था। राम कथा पर आधारित इंडोनेशिया की प्राचीनतम कृति रामायण काकाविन है, जो 9वीं शताब्दी की रचना बताई जाती है। परंपरा के मुताबिक इसके रचनाकार योगीश्वर हैं। इंडोनेशिया की राम कथा में हनुमान को आनोमान कहा जाता है। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर को इंडोनेशिया की आजादी के दिन बड़ी संख्या में युवा हनुमान का वेश धर के समारोह की परेड में शामिल होते हैं। दरअसल मुद्दा मजहब का नहीं, बल्कि मजहबी कट्टरपन का है। उस गोलबंदी का है जिसे मुसलमानों को भड़काकर या उकसाकर सियासी पैंतरेबाजी के तौर पर खड़ा करने की कोशिश होती रही है। हद तो ये है कि कानपुर की जिस घटना को लेकर इतना बवाल काटा गया या शक्ति प्रदर्शन किया गया, उस घटना के पीछे की सच्चाई भी कुछ और ही थी। आई लव मोहम्मद को जरिया बनाकर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उधर आई लव मोहम्मद का जवाब अब आई लव महादेव के पोस्टर और नारों से भी दिया जा रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर बिना वजह जो हंगामा हुआ, उसका जवाब किस तरह से दिया जा रहा है। मुंबई में गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर लड़कियां और महिलाएं गरबा खेल रही हैं। पंडाल में बैठी हर महिला, लड़की, यहां तक कि बच्चियों के हाथ में भी आई लव महादेव के पोस्टर आ गए हैं। अब जरा वहां से भी रिपोर्ट देखिए। आई लव मोहम्मद, इस नारे को लेकर पूरे देश में जो एक बहुत बड़ा माहौल बन गया है, जिसको लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं आई लव मोहम्मद के नाम से, उसका जवाब अब मुंबई के गरबा पंडालों से दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिलाएं, जो पुरुष यहाँ पर डांडिया करने के लिए आए हैं, उनके हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथों में भी आप आई लव महादेव के पोस्टर्स भी देख सकते हैं। महिलाओं समेत जो पुरुष हैं, छोटी बच्चियां हैं, ये सभी, यानी दोनों तरफ से अपना अपना मामला चल रहा है। फिलहाल तो यूपी में योगी ने समझा दिया है कि कानून से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी भुगतने पड़ेंगे। देश अगर तरक्की करेगा तो फायदा सबका ना है भाई, ये बात समझने की जरूरत है। पीएम मोदी 2047 के भारत के विजन को लेकर चल रहे हैं। यह विजन किसी एक पंथ, धर्म या मजहब के लिए नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए। यह समझना तो होगा कि अर्थव्यवस्थाएं या अराजकता देश को सिर्फ पीछे ले जाएंगी। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल का हाल देख लीजिए। यह भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान बस एक मौके की फिराक में बैठा है। हैरानी तब होती है जब भीड़ तंत्र को शांत करने के बजाय कुछ कट्टरपंथी मौलाना या सियासी नेता आग में घी डालते हैं। लेह में अशांति फैलाने की साजिश जिस तरह से रची गई, उसके बाद तो और चौकन्ना होने की जरूरत है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जेनजी के नाम पर कोई और गेम नेपाल मॉडल पर चलाने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लेह में हुआ, उसके पीछे विदेशी साजिश की बातें सामने आ रही। लाइन बहुत सीधी सी है, रास्ते कई हैं, मंजिल एक। मुद्दा मान अपमान का नहीं है, बल्कि अपनेपन का है।
संभलने और सतर्क रहने का है। कहीं ऐसा न हो सियासी विरोध करते करते हम किसी जहरीले टूल किट का हिस्सा बन जाएं। बाकी जिन्होंने माहौल में जहर घोला उनका इलाज तो तलाशा ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब पाठशाला की वीकेंड क्लास का नेक्स्ट चैप्टर। बॉस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइटर जेट की लाइन लगाने वाले हैं। 4th जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन और स्टील्थ कैटेगरी के लड़ाकू विमान हिंदुस्तान के आसमान में गर्जना करते दिखाई देंगे। और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए हमारी सेना को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। रूस ने ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। जिस Su-57 को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ साल पहले भारत ने इग्नोर कर दिया था, अब रूस उसमें सुधार कर रहा है और न सिर्फ चेंजेस किए जाएंगे बल्कि एक साथ कई प्रस्ताव भी दिए गए हैं। मतलब हिंदुस्तान में भी उसे बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट भारत खुद अपना बना रहा है, उसकी तकनीक में भी मदद का वादा कर रहा है रूस। और भी बहुत सारे फायदे रूस की तरफ से गिनाए और बताए जा रहे हैं। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री तो हर कोई जानता है। क्या पता मुनीर और शहबाज के साथ बड़ा खेला हो जाए। अब सवाल है कि क्या भारत सिर्फ फाइटर जेट तक रहेगा सीमित? तो भाई साहब ऐसा लगता नहीं। मिसाइल, वॉरशिप और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मोदी ने डिफेंस डायरी में नोट कर लिया है। जमीन से अग्नि प्राइम का परीक्षण हुआ। आसमान के लिए रूस ने Su-57 का ऑफर दिया और समंदर में 2028 तक 25 नए वॉरशिप होंगे। ये हिंदुस्तान का जल, थल और नभ वाला फ्यूचर प्लान है जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। आसिम मुनीर और जिनपिंग इंडियन आर्मी को लेकर मोदी के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बेचैनी का मीटर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार का फोकस इंडियन आर्मी को पूरी तरह से एडवांस करने का है। जहां पर एयरफोर्स को फाइटर जेट और टेक्नोलॉजी, तो वहीं थल सेना को ऐसे हथियार प्रोवाइड करने पर जोर है जो कि 300 किलोमीटर की रेंज तक बिना सामने आए दुश्मन के इलाकों को तहस नहस कर दे। तो वहीं इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप और मिसाइलें प्रोवाइड करने का प्लान है। रूस ने मोदी को ऐसा हवाई संदेशा भेजा है जो पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है और ये मैसेज है Su-57 का, जिस फाइटर जेट को रूस लंबे समय से बेचने की कवायद कर रहा है उसमें तेजी आ सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस Su-57 विमान की 2 या 3 स्क्वाड्रन भारत को बेचने के लिए आतुर है। इसके लिए रूस के कुछ अधिकारी HAL के नासिक प्लांट का दौरा कर सकते हैं। इसके बाद की स्टडी की जाएगी क्या Su-57 का प्रोडक्शन Su-30 MKI के प्लांट में ही शुरू हो पाएगा। रूस ने 2018 में भी 5th जनरेशन इसी फाइटर जेट को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने हाथ खींच लिए थे। वजह बताई गई Su-57 की स्टील्थ क्षमताओं में शक। इसके अलावा इसके इंजन को लेकर भी लगातार चिंताएं बताई जा रही थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने इंजन में बदलाव को लेकर कदम उठा लिया है। Su-57 के शुरुआती वेरिएंट में AL-41F1 इंजन लगाए गए थे जो 4th जनरेशन के लिए डिजाइन किए गए थे। अब आइजेल ये 30 इंजन डेवलप कर लिया गया है जिसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी ये 5th कैटेगरी का होगा। इसके बाद रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसकी उम्मीद ऑपरेशन सिंदूर के पहले दूर दूर तक नहीं थी, यानी रूस 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ सोर्स कोड भी देने को राजी है। रूसी कंपनी ने HAL के जरिए कुछ फाइटर जेट बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा है, यानी मेक इन इंडिया विमान भी होगा और टर्म्स एंड कंडीशन भी अपने हिसाब से होगी। इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल है, मगर उसका सोर्स कोड फ्रांस की कंपनी ने नहीं दिया है। भारत का जोर अब ऐसे फाइटर प्लेन को लेकर है जिसे लेकर टेक्निकली तौर पर बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी हो। और MiG-21 के रिटायर होने के बाद रूस ने बड़ा मौका देखते हुए अपना दांव चला है। रूस का दावा है कि Su-57 ऐसा हवाई कवच है जो भारत को आसमान का बेताज बादशाह बना देगा। इसकी खूबियां और खासियत भी डिटेल में बताई गई हैं।
सुखोई 57 दुश्मन के रडार में नहीं आता है। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है। 1 घंटे में 2,470 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाना इसके लिए आम बात है। इसमें 20 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग है। दुश्मन के किसी भी हवाई सुरक्षा को भेदना इसके लिए चुटकियों का काम है। हालांकि ये कही गई बातें जंग के मैदान में टेस्टेड नहीं है, इसलिए भारत पक्के तौर पर भरोसा नहीं कर रहा। हालांकि रूस को उम्मीद है कि कंक्लूजन बहुत जल्द निकलेगा। Su-57 का जो ऑफर है हिंदुस्तान के लिए बड़ा लाभदायक होगा। मेरे मुताबिक हमारे पास अभी 2 ऑप्शंस हैं, या तो F-35 जो बहुत महंगा है, $800 मिलियन का एक जहाज़ है, उसी कीमत में आप 2 Su-57 खरीद सकते हो। फिर जो F-35 है उसके मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, उसके स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट जो है बहुत ही कॉस्ट प्रोहिबिटिव है। हिंदुस्तान वास्तव में हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती। सवाल भरोसे का है, तकनीक का है और फिर इंतजार डील का है। सूत्रों का दावा है कि अगर रूसी अधिकारियों की टीम ने अपनी तरफ से सिग्नल दिया तो अगला फैसला रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स की टीम को लेना है। Su-57 की एक स्क्वाड्रन में 18 जेट होते हैं। अगर 3 स्क्वाड्रन पर बातचीत हुई तो मतलब 54 की डील होगी। इंडियन आर्मी के भरोसे को सुखोई 57 ने जीता तो फिर कई यूनिट्स का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में किया जा सकता है। शुरुआत में 3 से 5 स्क्वाड्रन को मेक इन इंडिया के तौर पर प्रपोज किया गया है। रूस भारत का पुराना पार्टनर है और जब से ट्रंप ने टैरिफ वाला एपिसोड स्टार्ट किया उसके बाद से भारत और रूस की केमिस्ट्री के चर्चे फिर से प्राइम आर की तरह है। रूस से अतिरिक्त S-400 को लेकर बातचीत चल रही है और इसी के जरिए वो हिंदुस्तान को एयर डोमिनेंस के फायदे गिना रहा है। इसी साल के आखिर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं और बहुत संभव है उससे पहले Su-57 से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत और रूस अगले कुछ महीने में डिफेंस सेक्टर के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक मुहर लगाने जा रहे हैं, ये मान के चलिए। आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। अब रिसर्च में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए सबको आगे आना ही होगा। ये समय की मांग है। हमें स्वदेशी रिसर्च का, स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम बनाना है। सोचिए, जब आसमान में राफेल को 5th जनरेशन के फाइटर जेट का साथ मिलेगा उस वक्त तस्वीर कैसी होगी? क्या पाकिस्तान की गुस्ताखी करने की हिमाकत होगी? पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन में J-35A के प्लांट का दौरा कर चुके हैं और ये ढोल बजा चुके हैं कि जल्द ही पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हासिल कर लेगा। मगर कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाले। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के संभावित हमले के डर से ये नैरेटिव फैलाया, इसलिए कई महीने बीतने के बावजूद उसकी चीन से J-35A को लेकर डील नहीं हो पाई है। हालांकि मुनीर के इस इफ एंड बट के बीच भारत बड़ा गेम कर सकता है। रूस ने यह भी ऑफर दिया है कि सुखोई 57 सौदे के बाद एम का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को टेक्नोलॉजिकल हेल्प उसकी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। ये वो फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन का है और मोदी सरकार ने इसके लिए अपना स्टील टेक्नोलॉजी वाला प्लान काफी हद तक स्वदेशी तकनीक पर शिफ्ट कर दिया है। I believe that we cannot remain slave to Western concepts of war, war fighting, and warfare. I also believe that war is a science as well as an art. A warrior, in my view, has to be very, very creative.
will never be able to lead in defense technology unless we are creative. We'll have to be very innovative, inventive and imaginative. एमका को तैयार होने और सेना को हैंडओवर होने में 10 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन इसमें तकनीक ऐसी होगी जिसकी दुनिया भर में मिसाल दी जाएगी। एमका के लिए L&T ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ सौदा किया है। ये दोनों कंपनियां सरकार की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नोटिस पर जल्द जवाब देंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस प्रोजेक्ट में तैयार होने वाले इंजन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वजह है मेक इन इंडिया के तहत इस फाइटर जेट का निर्माण करना। सरकार ने इसके शुरुआती चरण में 15,000 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया था। वहीं कंपनियों को भी टाइमलाइन के हिसाब से काम करने को कहा था। L&T डिफेंस और एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स बनाने की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेगी। फाइटर जेट के निर्माण और उसके सिस्टम को इंटीग्रेट करने पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि BEL अपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रणालियों पर फोकस करेगी। मतलब विमान के लिए जरूरी एडवांस्ड एवियोनिक्स, रडार और संचार प्रणालियों को डेवलप करने का जिम्मा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास रहेगा। हालांकि सवाल वही है कि क्या 2035 तक का इंतजार सेना करेगी, जबकि उसने हर साल 35 से 40 नए लड़ाकू विमानों की मौजूदा दौर में जरूरत बताई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ Su-57 या AMCA को ही मोदी सरकार ने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। एयरफोर्स का परचम बुलंद हो और सेना की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके, इसके लिए मोदी सरकार होमवर्क के साथ आगे बढ़ रही है। रक्षा मंत्रालय का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया नया कॉन्ट्रैक्ट इसी बात का सबूत है। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की दुनिया में इसकी धमक सुनाई देने वाली है, क्योंकि तेजस के इस अगले वेरिएंट के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। केंद्र सरकार ने 97 तेजस मार्क 1A के लिए HAL के साथ 62,370 करोड़ की डील की है। फरवरी 2021 में 83 फाइटर जेट के लिए 46,898 करोड़ की डील की गई थी। इस लड़ाकू विमान की पहली डिलीवरी 2028 को होनी है और खबर यह भी है कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीकानेर के नाल एयरबेस पर इसे तैनात करने का प्लान है। ये हवा में हिंदुस्तान का वो चक्रव्यूह है जिसमें पाकिस्तान एंड गैंग का बुरी तरह मात खाना तय है। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। हिंदुस्तान की आसमानी शक्ति ने पाकिस्तान को रात में दिन जैसा उजियारा दिखा दिया। 24 सितंबर को अग्नि प्राइम मिसाइल की सफल लॉन्चिंग हुई तो ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो मिसाइल दागने की क्षमता बदल देगा। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक निशाना मार सकती है और कमाल की बात यह है कि मूविंग ट्रैक पर होते हुए भी इसको दुश्मन के ठिकाने टारगेट करने में दिक्कत नहीं आती। अमेरिका, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया के बाद भारत ने इस महारत को हासिल किया है। ऐसा भी नहीं है कि एक ट्रेन में सिर्फ एक मिसाइल ही लोड और लॉन्च होती है, बल्कि इनकी संख्या जरूरत के हिसाब से फिक्स की जा सकती है। कैनिस्टर में बंद होने की वजह से धूल, धूप या बारिश इस पर बेअसर रहती है। हिंदुस्तान का जो रेल नेटवर्क है 68,000 किलोमीटर है। अगर हमारे पास रोड मोबिलिटी थी, अभी कैनिस्टर के साथ लॉन्च करने की रेल मोबिलिटी आ गई है। इससे हम इसको बड़ी आसानी से छुपा सकते हैं। दुश्मन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है।
हम इसको कहीं से भी फायर कर सकते हैं, दिल्ली से भी फायर कर सकते हैं, साउथ से भी फायर कर सकते हैं, नॉर्थ से भी कर सकते हैं, अरुणाचल से भी कर सकते हैं, श्रीनगर से भी कर सकते हैं। मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर, स्पीड है 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और इसके जो है हाईली मैनूवरेबल है, बड़ी एक्यूरेट है। जमीन और आसमान की ताकत देख ली, अब समंदर की शक्ति का एहसास भी कर लीजिए। हिंदुस्तान के पास 150 से ज्यादा मॉडर्न वॉरशिप होंगे। मोदी सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। इसी का असर है कि 2028 तक 25 नए जंगी जहाज नौसेना को मिल जाएंगे। बीते 1 साल में इसी के तहत 3 वॉरशिप तैयार किए जा चुके हैं। 4 और गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट नौसेना को मिलने वाले हैं। सीडीएस ने जब से इस बात का खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन नेवी बराबर से एक्टिव थी, उसके बाद से पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं और मोदी सरकार का 150 वॉरशिप वाला संकल्प उसे सोने नहीं दे रहा। कहां से कौन सी आफत टपक जाए, मुनीर को दिन रात इसी के सपने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।